हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। हम लोग बायोलॉजी सीरीज़ कर रहे हैं। कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी, जिसमें मेनली हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जाना था। आज हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेंदी चैप्टर है और दीज आर द बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी। ये जानना ही जानना चाहिए आपको। विदाउट इनके तो क्या है, समझ में ही नहीं आएगा, आगे आप एडवांस स्टडी कर ही नहीं सकते। तो शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट कोई डिले करते हुए। ठीक है, कोई क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, क्योंकि आप ये भी सोचना पड़ता है क्या ना बताया जाए। ठीक है, तो इसलिए भी ऐसा है। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, यूकैरियोटिक सेल। द यूकैरियोटिक्स जितने भी हैं ना, तो बता रहे हैं सेल्स के बारे में, बता रहे हैं ना क्या है वो। द यूकैरियोट्स इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। कई लोग इसको फंगी भी बोलते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल there is an extensive compartmentalization of the cytoplasm through the presence of membrane bound organelles. Eukaryotic cells possess an organized nucleus with a nuclear envelope. देखिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक cells possess an organized nucleus with a nucleus envelope. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structures. Their genetic material is ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम्स। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में ही ऑर्गेनाइज होता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ये एक जैसे नहीं होते हैं सारे। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर possess cell walls, plastids and large central vacuole which are absent in animal cells। देखिए प्लांट में प्लांट का जो यूकैरियोटिक सेल होगा, इन जितनी भी प्लांट बॉडीज़ है उसमें क्या है डिस्टिंक्शन होता है कि उसमें सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है ना, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, एक हॉलो स्पेस जिसे बोलते हैं ना वैक्यूल को। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स हैव एनिमल सेल्स में क्या होता है, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। ठीक है, समझ गए। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानिए, सेल मेम्ब्रेन क्या है। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड only after the advent of इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया तब इसका एक इलेबोरेट स्टडी किया गया सेल का। मीनवाइल केमिकल बॉडी स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, यानी जिन्हें RBCs भी कहते हैं शॉर्ट में, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। ठीक है, समझ गए। These studies showed that the cell membrane is composed of lipids that are arranged in a bilayer। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड्स से बना हुआ होता है। ठीक है, और बाइलेयर का मतलब दोहरी लेयर होती है उसमें ना। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड्स एंड द हाइड्रोफोबिक tails towards the inner part. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment. The lipid component of the membrane mainly consists of फॉस्फोग्लाइसरेट्स से बना होता है। ठीक है, लिपिड कंपोनेंट जो है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो बाद में जब बहुत सारी स्टडीज़ की गई तो उसमें ये भी पाया गया कि प्रोटीन से भी बना होता है और कार्बोहाइड्रेट से भी बना होता है। द रेशियो प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इरेथ्रोसाइट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। ठीक है, ओके, समझ गए। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ भी ऐसा इसमें बताने लायक है ही नहीं। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है। एन इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन ने एक बहुत ही इम्प्रूव्ड मॉडल पेश किया था, और ये सिंगर और निकोलसन साइंटिस्ट हैं। ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल bilayer। This ability to move within the membrane is measured as its fluidity। यानी उसकी जो एबिलिटी है मूव करने की ना,
तो उसी को बोल देते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, ना मेम्ब्रेन के अंदर ही मूवमेंट जो हो रहा है उसी को, ठीक है। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. अब देखिए इसमें जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो उसकी वजह से ही क्या होता है, सेल ग्रोथ होती है, यानी सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इंटरसेलुलर मतलब सेल का और सेल से जो संपर्क होता है ना, इंटरसेलुलर जंक्शंस बन रहे हैं, सिक्रेशन हो रहा है ना, इंडोसाइटोसिस हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, ठीक है, सभी को पता है। तो द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ इट। many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport। यानी कोई इसमें एक्टिव चीज़ नहीं हो रही, इसीलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जा रहा है, क्योंकि कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही मूव करता है, ठीक है, इसीलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा गया। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज़ फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर। देखिए हमेशा जो मूवमेंट होगा जहाँ हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाता है, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। वाटर may also move across the membrane from higher to lower concentration। movement of water by diffusion is called osmosis। तो इसी को osmosis कहा जाता है कि जब मूवमेंट ऑफ जब वाटर का मूवमेंट होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है, is called osmosis। As per the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid layer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to the higher concentration। अब देखिए इसमें उल्टा भी होता है, तो कई बार क्या लोअर से भी हायर की तरफ जाता है, ठीक है, तो ये इसीलिए इसको अगेंस्ट बोला गया ना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन। सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, में एनर्जी लगती है, ठीक है, इन विच एटीपी यूटिलाइज्ड एंड इट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जिसमें एनर्जी लग रही है, यानी जहाँ पे हायर से लोअर की तरफ जा रहा है एनर्जी लगेगी, तो उसी को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह दिया जाता है। समझ गए। अब देखिए सेल वॉल देख लीजिए। सेल वॉल क्या है वो जानिए। एज यू मे रिकॉल, याद करिए, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants। Cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from mechanical damage and infection, it also helps in cell to cell interaction, provides barrier to undesirable macromolecules। अब देखिए सेल वॉल का काम ही क्या होता है कि अनडिजायरेबल चीज़ों को वो चेक करता है, उसको आने नहीं देता ना। Algae have cell wall made of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate, ठीक है, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins। The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth, ठीक है, which gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner towards membrane side of the cell। The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together। The cell wall and middle lamellae may be transferred by plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cells। अब देखिए इसमें एक चीज़ क्या होती है, कैल्शियम पैक्टेट पाया जाता है मिडिल, ठीक है, मिडिल लैमिना इज लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज, जो कि वो इसमें ग्लू टाइप का कुछ प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है कि नाइबरिंग सेल्स को भी वो होल्ड करके रखे ना, ठीक है, डिफरेंट सेल्स के साथ वो इंटरेक्शन कर सके ताकि ना, ओके। अब देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जान लीजिए। While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated। देखिए सारा काम कोऑर्डिनेशन में चलता है, कोई भी बॉडी में, चाहे वो प्लांट बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो, फंजाई हो या कोई भी बॉडी हो, उसमें सारा जो चीज़ गतिविधियाँ चलती हैं वो एक कह सकते हैं एक सिंक्रोनाइज वे में चलती हैं, ठीक है। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस आता है तो फिर कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी होती है, तो फिर कुछ ना कुछ डिजीज़ के फॉर्म में वो निकल के आता है,
ठीक है। द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी complex, lysosomes and vacuoles. Since the functions of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above component, these are not considered as part of the endomembrane system. समझ गए? तो इसमें देखिए endomembrane system में क्या इंक्लूड कर रहा है, तो इसमें ER जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स के ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ना। आगे जानिए, देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और अ रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जब इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप है उससे देखा गया तो उसमें क्या यूकैरियोटिक सेल में पाया गया कि उसमें क्या है, एक नेटवर्क है ना, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का है। टाइनी छोटा है और ट्यूबुलर ट्यूब के फॉर्म में है, स्ट्रक्चर है। कहाँ पे स्कैटर्ड है? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है, ठीक है। उसी को कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हैंस ER डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है विद इन द सेल, मतलब ठीक है, समझ रहे हैं, सेल के अंदर ही बात हो रही है और उसका जो एसोसिएशन है वो अपने अंदर से ही है ना। तो कह रहे हैं इसको दो पार्ट में कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। तो इसका क्या है, लुमिनल ER एंड एक्स्ट्रा लुमिनल, ठीक है, साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स। ER यानी शॉर्ट में इसको बोल रहे हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू द अदर आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में क्या है, इसके राइबोसोम अटैच होता है, राइबोसोम, ठीक है, ओके। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे RER कह दिया जाता है। जहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होता है उसे रफ कह दिया जाता है, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होते तो वो स्मूथ एरिया हो जाता है, इसी को बोल दिया जाता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER is frequently observed in the cells actively involved in photosynthesis and secretion। देखिए जहाँ पे रफ वाला पार्ट है वहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और सिक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ द न्यूक्लियस। द स्मूथ वाले में क्या होता है, इज अ मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लिपिड का फॉर्मेशन होता है वो किस वाले रेटिकुलम में होता है, तो स्मूथ वाले में होता है। और रफ वाले में क्या होता है, बेसिकली सिक्रेशन होता है और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, समझ गए। अब गोल्जी अपैरेटस देख लीजिए। कैमिलो गोल्जी ये साइंटिस्ट का नाम है। 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। दीज वर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज आफ्टर हिम। इनके नाम पे ही रख दिया गया इसको गोल्जी बॉडीज। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने ऑफ 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर डायमीटर के बारे में बात हो रही है इसकी। दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। वेरिएड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली, मतलब शब्द भी ऐसे से है ना, अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स मिरर के बारे में सुना, वैसे ही उसको बता रहे हैं। और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस, ठीक है। The cis and trans phases of the organelle are entirely different but interconnected। सब चीज़ देखिए interconnected ही है। The Golgi apparatus principally perform the function of packaging materials, ठीक है, पैकेज मटेरियल का काम करता है। to be delivered either to the intracellular targets or the secreted outside the cell। सेल के बाहर भी भेज सकता है और अंदर भी कर सकता है, ठीक है। मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स या वेसिकल्स, जो भी पढ़ लीजिए, फ्रॉम द ER fused with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। This explains why the Golgi apparatus remains in the close association with the endoplasmic reticulum। अब यही बताता है कि क्यों ये endoplasmic reticulum से अटैच रहता है ना, या एसोसिएट रहता है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम्स। देखिए राइबोसोम का काम ही है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है ना, प्रोटीन बनाता है। On the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the transmitter। Golgi apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids। Golgi apparatus
किसके लिए मतलब माना जाता है, कहाँ वहाँ क्या होता है, तो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन ये करता है। ठीक है, लाइसोसोम्स जान लीजिए। These are the membranes bound vesicular structures formed by the process of packaging in the Golgi apparatus. The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes. देखिए इसमें hydrolytic enzymes present होते हैं, जिसमें hydrolases, lipases, proteases, carbohydrases, ये आपने सुना होगा। ठीक है, optimally active at the acidic pH, इसका acidic pH होता है। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acid. ये enzymes ही capable होते हैं क्या क्या डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया ना, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया और न्यूक्लिक एसिड्स। वैक्यूल्स देख लीजिए, द वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। It contains water, sap, excretory product and other materials not useful for the cell. ये बेसिकली एक तरह से रिजर्वॉयर का काम करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं और ये बेसिकली उन मटेरियल्स को ले लेता है जो कि अभी सेल के लिए यूजफुल नहीं है होती हैं। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ठीक है, एक सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा ये बाउंड होता है, जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये देखिए 90% इसका वॉल्यूम हो सकता है वैक्यूल्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज होता रहता है। ठीक है, प्लांट सेल की बात की जा रही। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटीज़ बेसिकली ये क्यों है ऐसा, तो ये फैसिलिटेट्स करता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयन्स एंड द अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स इनटू द वैक्यूल। हेंस द ये कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल दैन इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो सारी चीज़ें वहाँ इकट्ठा हो रही हैं जो कि यूजफुल नहीं है सेल के लिए। ठीक है, इसलिए इसका बहुत सारा महत्व है। इन एमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल, तो वैक्यूल इज इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो एक्सक्रीशन कर पाता है एमीबा में। एमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। और कई जैसे प्रोटिस्ट में क्या होता है, फूड वैक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं ताकि वो अपने खाने को पूरा ले सकें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब तक उनको स्टेनिंग करके नहीं देखा जाएगा तब तक नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, यही बता रहे हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द physiological activity of the cells. In terms of shape and size also considerable degree of variability is observed. Typically it is sausage shaped और cylindrical having a diameter कितना है 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोन मीटर। एवरेज क्या है 0.5 माइक्रोन मीटर से लेकर के 1.0 माइक्रोन मीटर तक है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन, देखो माइटोकॉन्ड्रिया इज द प्यूरल एंड माइटोकॉन्ड्रियन इज द सिंगुलर, इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी है और इनर मेम्ब्रेन भी है। डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन डिस्टिंक्टली into two aqueous compartments, the outer compartment and the inner compartment। दो में divided है, outer compartment है, inner compartment है। ठीक है, the inner compartment is called matrix, inner को matrix कह दिया जाता है। the outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organism। the inner membrane forms a number of foldings, बहुत सारी foldings होती हैं उसमें, called the cristae, इसी को cristae बोल दिया जाता है। ठीक है, और इसका singular होता है crista। ठीक है, towards the matrix the cristae increases the surface area, cristae इसका surface area बढ़ा देता है। two membranes having their own specific enzymes associated with the mitochondrial functions। mitochondria are the sites of aerobic respiration। दो टाइप्स के respiration होते हैं, देखिए aerobic and anaerobic, कभी आगे इसको जानेंगे। ठीक है, they produce cellular energy in the form of ATP, यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और इन द फॉर्म द ATP। ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, तो इट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। द मैट्रिक्स ऑल्सो possesses singular circular DNA molecule, a few RNA molecules, ribosomes and the components required for the synthesis of proteins। The mitochondria divide by fission। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड होता है, फिजन की तरह होता है। दो तरह का डिवीजन होता है, फिजन एंड फ्यूजन, क्या आपने पढ़ा होगा। अब देखिए प्लास्टिस्ट आ जाइए। प्लास्टिस्ट आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स। ठीक है, ये प्लांट सेल में पाई जाती है और
यूग्लिनॉइड्स में भी पाई जाती है। जो आपने देखा होगा ना जलकुंभी, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ में पाए, उसको ही बोलते हैं यूग्लिनॉइड्स। दीज आर इजली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, जल्दी ऑब्जर्व हो जाते हैं। एज दे आर लार्ज दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। देखिए ये पिगमेंट्स भी देते हैं, कलर देते हैं ना, तो इसी से स्पेसिफिक हो जाता है। कैसे मान ली किसी में कोई कुछ कलर है, किसी में कुछ कलर। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इस कलर की वजह से ही इसको 3 में डिवाइड कर दिया गया है। क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रीन होता है, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। द क्लोरोफिल कंटेन्स द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. In the chromoplast, fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and others are present. देखो इसमें क्या है, क्रोमोप्लास्ट में क्या है, फ्लैट soluble carotenoid pigment present होता है, जैसे कि कैरोटीन ना, xanthophylls and others are present. This gives the part ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। इसी की वजह से क्या होता है, या तो येलो कलर हो जाएगा, या ऑरेंज हो जाएगा, या रेड कलर हो जाएगा। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और ये डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस में होते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखते हैं। अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसको स्टार्च ब्रैकेट में दिया है। एग्जाम्पल पोटैटो। इलायोप्लास्ट आर स्टोर, एक और इसमें देखिए शब्द आ रहा है इलायोप्लास्ट, इसकी स्पेलिंग है ELAIO, ये नया है मेरे लिए, जो कि ऑयल्स को स्टोर करते हैं और फैट्स। वेयर एलिरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स, ठीक है, एलिरोप्लास्ट जो हैं प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। ओके फाइन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जितना बचा हुआ है, जैसे राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, ये सब जो है, सीलिया, फ्लैजेला, ये हम कल कर लेंगे, क्योंकि ये लेंदी चैप्टर है और एक एक चीज़ जानेंगे तभी क्लैरिटी आ पाती है। तो कल मिलते हैं, तब तक आराम से पढ़ते रहिए और बायोलॉजी सीरीज़ को एंजॉय करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कल मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।